दोस्तों, मैं हरीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरीश शर्मा पर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, कितने होते हैं, इन सब प्रश्नों के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उपसर्ग की व्युत्पत्ति। उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अर्थात उपसर्ग सृज धातु और घय प्रत्यय से उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु से पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में चमत्कारिता, बदलाव अथवा विशेषता लाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु से जो पहले जुड़ करके या पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तो उपसर्गों के बारे में आगे चलते हैं। तो महर्षि यास्क के द्वारा निरुक्त में 20 उपसर्ग बताए गए हैं। दोस्तों याद रखना है कि महर्षि यास्क ने निरुक्त में केवल और केवल 20 उपसर्ग बताए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? इनमें से निस और दुस को आप छोड़ दीजिए। जो अभी हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ रहे हैं, 22 उपसर्ग पढ़ रहे हैं, उसमें से निस और दुस को छोड़ दीजिए। बाकी जो हैं वो महर्षि यास्क के द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले आंग, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निर, दूर, वी, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो इस प्रकार से महर्षि यास्क के द्वारा 20 उपसर्ग बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं महर्षि पाणिनि के अनुसार। तो महर्षि पाणिनि ने उपसर्गों की संख्या 22 बताई है। महर्षि पाणिनि ने उपसर्गों को 22 माना है। अर्थात संस्कृत में उपसर्ग होते हैं 22। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 मानी जाती है। तो इसका सूत्र है उपसर्गः क्रिया योगे। ये उपसर्ग संज्ञा का सूत्र है दोस्तों, उपसर्गः क्रिया योगे। अर्थात प्रय आदि की उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रय आदि अर्थात प्रादेय है। प्रय आदि अर्थात प्रादेय हैं, तो इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। इनमें से निस और दुस जो महर्षि यास्क ने बताए हैं 20 वो, और इनके अतिरिक्त महर्षि पाणिनि ने निस और दुस को भी 2 उपसर्ग स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से उपसर्गों की संख्या हो जाती है 22 अर्थात द्वाविंशति ही। अब 22 की बात करते हैं तो कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। दोस्तों दोबारा याद रखना है, अच्छे प्रकार से याद कर लो इनको। उपसर्ग कितने होते हैं? उपसर्ग होते हैं संस्कृत व्याकरण में उपसर्ग होते हैं 22। संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की संख्या 22 है। तो वो किस प्रकार से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। तो इस प्रकार से उपसर्गों की संख्या हो जाती है 22। अब प्रय आदि अर्थात प्रादेय हैं। प्रय आदि अर्थात प्रादेय है, तो ये प्रादेय है भी कहलाते हैं। तो प्रादेय है कति संति। प्रश्न हमारा यहाँ पे एक बनता है कि प्रादेय है कति संति। तो यहाँ पे सही उत्तर रहेगा द्वाविंशति ही अर्थात 22। और एक प्रश्न इस प्रकार से भी है उपसर्गाः कति संति। तो यहाँ पे हमारा भी फिर वही उत्तर रहेगा द्वाविंशति ही अर्थात 22। अब उपसर्गों के प्रयोग
से मूल धातु या अर्थ में जो परिवर्तन होते हैं या जो बदलाव होते हैं उनको इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। अर्थात उपसर्गों के द्वारा धातु के अर्थ को दूसरी जगह ले जाया जाता है। अर्थात धातु का जो अर्थ है वो पूर्ण रूप से या बदल जाता है या उसमें विशेषता आ जाती है, उसमें चमत्कारिता आ जाती है। तो इस प्रकार से हम समझने के लिए जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार की तरह हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखिए हरि धातु है, हरि धातु है, उससे बना हुआ शब्द है हमारे पास हार। हरि धातु से बना हुआ शब्द है हमारे पास है हार। उसमें अगर सबसे पहले हम प्र जोड़ते हैं तो ये होता है प्रहार है। ठीक है। उसके बाद में है हरि धातु से बना हुआ शब्द है हार और उससे पहले आंग यानी आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो हो जाता है आहार है। तो प्रहार अर्थात आघात करना, प्रहार करना। और दूसरा है आहार अर्थात भोजन। फिर है सम प्लस हार है अर्थात संहार। वी प्लस हार है अर्थात विहार करना, घूमना। उसके बाद में है परिहार, परि प्लस हार है अर्थात परिहार अर्थात छोड़ना। कुछ अन्य उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे प्र प्लस भवती, प्र प्लस भवती अर्थात प्रभवती। परा प्लस जयति अर्थात पराजयति। अप प्लस हरति अर्थात अपहरति। सम प्लस करोति अर्थात संस्करोति। यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने पहले संस्कृत के बारे में पढ़ा था तो उसी प्रकार से यहाँ पे सुट का आगम होकर के ये हो जाता है संस्करोति। फिर है अनु प्लस सरति अर्थात अनुसरति। इसका अर्थ जो होता है अनुसरण करता है। अव प्लस गच्छति अर्थात अवगच्छति। निस प्लस संदेह अर्थात निस्संदेह या निस्संदेह, दोनों प्रकार से होता है। फिर निर प्लस रोग है अर्थात निरोग है। यहाँ पे निर है तो रे के बाद में फिर से रे है तो इस रे का जो है लोप हो जाता है और पूर्व वाला जो वर्ण है उसका हो जाता है दीर्घ, तो ये हो जाता है निरोग है। उसके बाद में है दुष्ट प्लस चरति अर्थात दुष्चरति। फिर है दुर प्लस गति ही अर्थात दुर्गति ही। वी प्लस नश्यति अर्थात विनश्यति। आंग प्लस गच्छति अर्थात आगच्छति। नी प्लस वसति अर्थात निवसति अर्थात रहता है। अधि प्लस आस्ते अर्थात अध्यास्ते। फिर है अति प्लस अधिक है अर्थात अत्यधिक है यानी बहुत ज़्यादा। अपि प्लस दानम अर्थात अपिधानम। सु प्लस आगतम अर्थात स्वागतम। यहाँ पे देखो संधि हो जाती है दोस्तों, तो यण संधि के अनुरूप यहाँ हो जाएगा स्वागतम। तो उपसर्ग कौन सा है? सु। उसके बाद है उत प्लस स्थानम अर्थात उत्थानम। अभि प्लस भवति अर्थात अभिभवति। प्रति प्लस जानाति अर्थात प्रति जानाति, संकल्प करता है। परि प्लस आंग प्लस वर्णम अर्थात परि आंग वर्णम। यहाँ पे संधि होगी तो आंग में आ शेष रहेगा तो ये बन जाएगा पर्यावरणम। उप प्लस करोति उपकरोति अर्थात उपकार करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये उपसर्ग किए जाते हैं। उपसर्ग वही होते हैं जो किसी शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब अगर आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका निराकरण करेंगे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।